अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से हैं। आज हफ्ते का रोज है, यानी इस हफ्ते का आखिरी दिन है, हफ्ते का इख्तिताम। बिल्कुल, और ये हफ्ता अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। उम्मीद की जा सकती है कि आपका हफ्ता अच्छा गुजरा होगा। काफ़ी बड़ी बड़ी तब्दीलियों का पेश खेमा साबित हुआ है ये हफ्ता, अगर हम पॉलिटिकली बात कर रहे हैं। और वाकई जब इख्तिताम होता है, वो वीकेंड का हो या किसी भी आपके काम का हो, तो वो अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। इंसान चाहे ज़िंदगी के किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो, उसकी कोशिश होती है कि उसका काम अच्छे तरीके से और बेहतर नताइज के साथ मुकम्मल हो जाए। क्रिकेट मैच की मिसाल ले लें आप, जब स्टार्ट होता है दोनों टीम्स अपनी अपनी जीत के लिए कोशिश मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक वन फ्रॉम वेरी फर्स्ट बॉल वो मैच स्टार्ट होता है और आखिरी बॉल पे जीत या हार के साथ वो ख़त्म होता है। तो इख्तिताम किसी भी चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये तो थी क्रिकेट की मिसाल, अपनी ज़िंदगी में कोई भी मिसाल लें, अपनी रोज़मर्रा के किसी भी काम की, किसी भी टारगेट की, किसी भी प्रोजेक्ट की, तो जैसे आगाज़ अच्छा होता है उसी तरह इख्तिताम भी बहुत अच्छा होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, सुहेल भट्टी साहब के पास सबसे पहले चलते हैं। सुहेल भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप और क्या खबरें आज की? वालेकुम सलाम, उसके साहब मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। ये हफ़्ता तो यकीनी तौर पर बहुत अहम रहा, लेकिन इस हफ़्ते के साथ साथ ये महीना भी बहुत ज़्यादा अहम है, चूँकि इस महीने के दौरान दो बड़े फ़ैसले मुतवक्के हैं, जो कि आलमी 2 साल से अदालतों की जानिब से और एक आलमी अदालत इंसाफ की जानिब से आने की तवक्को की जा रही है। यानी कि कुलभूषण जाधव का मामले के हवाले से भी वजारत कानून एक्सपेक्ट कर रही है कि रवा माह कोई डायरेक्शन आलमी अदालत इंसाफ की जानिब से आ सकती है। उसके बाद एक और दूसरा मामला जो रिकॉर्डेड गोल्ड प्रोजेक्ट से मुतल्लिक था, उस मामले के अंदर भी रवा माह जो पाकिस्तान के पास टाइम था आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का, वो ख़त्म होने जा रहा है। बड़ी एक्सपेक्टेशन की गई है उस लीगल टीम से कि वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने में शायद कामयाब हो पाए, लेकिन अभी तक कोई इस तरह के आसार नहीं मिले। उसके साथ गवर्नमेंट ने एक और बड़ा इनिशिएटिव लिया है, जो कि वो भी जो आलमी अदालत सालिस है, जिसको ICSID कहा जाता है, इंटरनेशनल कोर्ट फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, उसके अंदर तुर्किश कंपनी कार के कैराडेनिस ने रजू किया था, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ 22 अगस्त 2017 को फैसला दिया था, जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान ने कार के कंपनी के साथ रेंटल पावर प्लांट का मुआहदा खिलाफे ज़ाब्ता ख़त्म किया। $800 मिलियन का जुर्माना आयद किया गया और उसके साथ साथ $5.9 मिलियन जुर्माना माहाना मार्कअप के मद में भी आयद किया गया। ये एक भारी रकम थी, जिसको इस मामले को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने का इनिशिएटिव लिया गया। चूँकि ICSID की जानिब से ये प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी गई थी कि पाकिस्तान की जानिब से अगर $800 मिलियन का जुर्माना तुर्किश कंपनी को अदा नहीं किया जाता, तो फिर बैरून मुल्क मुख्तलिफ ममालिक में वो ममालिक जो ICSID के मेंबर्स हैं, वहाँ पर पाकिस्तान की जितनी जायदादें हैं उनको अटैच कर लिया जाए और उससे जो किराया हासिल होगा, आमदन हासिल होगी, वो तुर्किश कंपनी को दी जाएगी। इस हवाले से वजारत कानून ने, जो कि इस केस के ऊपर अब तक 50 मिलियन से ज़्यादा रकम खर्च कर चुकी है लॉ फर्म्स को अदायगियों के मद में, दोबारा उन्होंने रजू किया, ICSID से टाइम हासिल किया गया और उसके साथ साथ तुर्किश कंपनी के साथ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने की कोशिश की गई। चूँकि ये रेंटल पावर मादा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के बाद खिलाफे कानून करार देते हुए ख़त्म कर दिया गया था, जिसके अगेंस्ट तुर्किश कंपनी ने ICSID से रजू किया था। अब पाकिस्तान की एक टीम ने तुर्की का हालिया दौरा किया है, लेकिन पहले फेज़ के अंदर उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिल सकी। मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत के अंदर आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करने का प्लान बनाया गया था और ये ऑफर दी गई थी कि $35 मिलियन की अदायगी के एवज इस मामले को ख़त्म कर लिया जाए, जो कि आलमी अदालत में पहुंच चुका है। लेकिन उसके बाद शाहिद खान अब्बास साहब आखिरी दिनों में जब वज़ीर-ए-आज़म थे, इस मामले के ऊपर काम रोक दिया गया था, कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हो सकी थी। और तब देखना होगा कि जो दूसरा मामला है, रिकॉर्डिंग का मामला है, उसके अंदर भी अमेरिका के अंदर एक बड़ी बैठक लगी है, जिसके अंदर वफाकी वज़ीर कानून ने भी शिरकत की थी, अटॉर्नी जनरल मौजूद थे और उसके साथ साबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म
टोनी ब्लेयर की अहलिया भी इस लीगल टीम का हिस्सा थी, जिन्होंने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। ये बहुत अहम मामला है कार्के के साथ रिकॉर्डिंग का मामला भी, जिसके अंदर लेकिन बड़ी साहब जिस तरह आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात कर रहे हैं, अगर वो ना हुई तो फिर ये केस क्या रुख इख्तियार करेगा? देखिए, ये दोनों केस हैं। अगर हम कार के रेंटल पावर मंसूबे की बात करें और रिकॉर्डिंग की मंसूबे की बात करें, दोनों मामलात के अंदर, दोनों केसेस के अंदर आलमी अदालतों की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर भारी जुर्माना आयद किया जा चुका है। अगर हम सिर्फ कार के रेंटल पावर प्लांट की बात कर लें तो $800 मिलियन का जुर्माना है, और उसके साथ 22 अगस्त 2017 से अगर जुर्माना पे नहीं हुआ तो $5.9 मिलियन सालाना माहाना मार्कअप भी है। तो ये रकम आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए, कोई तकरीबन बहुत $1 अरब के लगभग रकम बन जाती है, यानी कि 140 अरब रुपए। और इस वक्त पाकिस्तान की मौशियत, पाकिस्तान का खजाना इस बात का मुतम्मिल नहीं हो सकता कि वो रेंटल पावर मनसूबा जिससे हमने बिजली भी हासिल नहीं की, जिसकी सर्विसेज नहीं ली गई, जिसके अंदर पाकिस्तान के लॉ ऑफ लैंड के मुताबिक जिसका मुआहदा ख़त्म किया गया, अब उसकी वजह इतना भारी जुर्माना आयद करना पड़े। मुतलका हुकाम इस हवाले से पूरी उम्मीद है कि तुर्की के साथ पाकिस्तान के अच्छे मरासिम हैं। तुर्किश गवर्नमेंट को भी इस मामले के अंदर एतमाद में लेने की कोशिश की जा रही है कि तुर्किश फर्म को कन्विंस करके आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट्स की जाए, और $35 मिलियन की अदायगी के हवाले से एक ऑप्शन मौजूद है कि ये एक मामूली रकम अदा करके जो एक बड़ा जुर्माना है उससे बचा जा सके। उसके साथ रिकॉर्डिंग की बात करें, उसके अंदर भी $1 बिलियन का जुर्माना 61 की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर आयद किया गया, जो कि अमली तौर के ऊपर अदा करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि रिकॉर्डिंग वो बड़ा गोल्ड का प्रोजेक्ट था, गोल्ड एंड कॉपर का प्रोजेक्ट था, जो कि बलूचिस्तान के अंदर एक कंपनी को, गैर मुल्की कंपनी को अवार्ड किया गया था, लेकिन उसके अंदर भी बेज़ाब्तियाँ थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंटरवीन किया और वो उस कंपनी के साथ जो बहुत सी शिकायत थी बेज़ाब्तियों के हवाले से, उनकी बुनियाद के ऊपर उसके साथ मुआहिदा ख़त्म किया गया था। तो अब ये दोनों मामले बहुत अहम हैं, जिनको एक माह के अंदर हल होना है। बसूरत दीगर कौमी खजाने को बहुत मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। अगर ये दोनों मामलात हल नहीं होते हैं तो मौशी सूरत हाल पहले ही बहुत ख़राब है मुल्क की, मज़ीद जो है वो आप बता रहे हैं कि ख़राब हो सकती है अगर ये सेटलमेंट नहीं होती है, ये मामलात हल नहीं होते हैं। टू सवेरे पाकिस्तान। और जैसे कि प्रोग्राम के आगाज़ में हमने जिक्र किया कि आज हम आपको हमेशा की तरह एक और ही बड़ा मुफीद टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ हमारा पूरा पैनल मौजूद होगा। हम डिस्कस करेंगे यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल कि ये होता क्या है और हमारे जिस्म में यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है, इसकी वजूहात क्या होती हैं और क्या क्या निशानी होती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि इसका इलाज क्या होता है। एग्जैक्टली। अब इसकी वजूहात क्या है, इसका इलाज क्या हो सकता है, सिम्टम्स क्या है, वो बात करने के लिए हमारे साथ जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर हिरा खान हैं हमारे साथ, न्यूट्रिशनल कंसल्टेंट, और हमारे साथ डॉक्टर अहमद नदीम साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपको। खैरियत से आप? थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपसे मैं जानना चाहूँगा कि यूरिक एसिड है क्या? ये बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं, और सही इसकी डेफिनेशन क्या है? हाउ वुड यू कम टू नो कि आपको यूरिक एसिड है? बेसिकली यूरिक एसिड अगर हम इसको टेक्निकली कहें तो प्यूरिन आगे प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है, प्यूरिन से डिराइव होता है। लेकिन हम मैसेज के लिए बात करें कि यूरिक एसिड क्या है और ये कैसे पता चलता है कि आपका यूरिक एसिड हाई है। या तो पेशेंट को सिम्टम्स होंगे, उसको अलामात होंगी, एक चीज़, और दूसरा ये कि हम उसके जो रूटीन चेकअप्स होते हैं हमारे, उसमें उसके लेवल्स हाई आ जाएं। क्योंकि कई दफ़ा इस तरह होता है कि लोगों को लो यूरिक एसिड लेवल पे भी, जो हम कहते हैं कि एक हमारी सर्टेन लिमिट है कि इसको जस्ट मेल्स में है, अगर इसको हम कहते हैं कि 3.4 से लेके 6-7 तक होना चाहिए, नॉर्मल लिमिट है। इससे ऊपर जाए तो पेशेंट को अलामात आएंगी, लेकिन कुछ लोगों को इससे नीचे भी अलामात ज़ाहिर होना शुरू होती हैं। ज़रूरी नहीं कि ऊपर लिमिट से एक्सीड ही करे। तो इसलिए अलामात, और फिर दूसरा ब्लड लेवल्स। अलामात में क्या है? जिस्म में किसी भी बंदे को अपने जिस्म में दर्द महसूस हो, ओवरऑल बॉडी में दर्द होता है,
मसल पेन्स भी करता है। यूजुअली हम इसको लेते हैं कि ये जॉइंट पेन्स, यस, इसकी जो सबसे बड़ी अलामत है वो जॉइंट पेन ही है। जॉइंट पेन, और ख़ास तौर पे जो हमारे पाँव के बिग टो है, जो अंगूठा है, उसका जो जॉइंट है उसमें दर्द हो, वो स्वेल कर जाए, वो सूज जाए, उसमें सुर्खी आ जाए, ये पहली अलामत होगी। ये अलामत पहली तो दर्द होगा, ओके, पहले दर्द होगा, और दूसरी होगी कि उसमें रेडनेस आ जाएगी, सुर्खी आ जाएगी, और तीसरा ये होगा कि उसमें स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, उसमें सोज आ जाएगी, और चौथा ये कि फिर ज़ाहिर है चलने में तकलीफ़, और समटाइम्स इतना स्वेयर होता है जिसको हम एक्यूट स्वेयर गाउट कहते हैं, ओके, कि बंदा इवन रेस्ट पे भी इतना स्वेयरली पेनफुल होता है कि उससे बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है, और साथ फिर इसके समटाइम्स सर्दी के साथ बुखार भी हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हाँ। ये जब कहते हैं कि बढ़ गया, जो आप खुद भी बता रहे हैं, अलामात भी डायग्नोज हो गए, क्या ये डाइट के ज़रिए बढ़ता है या कोई एज फैक्टर होता है? यूरिक एसिड होता क्यों है बेसिकली? इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। हम जवाब लेते हैं, ब्रेक का टाइम हो गया। बात करते हैं इस पे। बिल्कुल, और अब ब्रेक के बाद वापस आते हैं। और आप देखते रहिएगा सबसे बड़े पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। डॉक्टर साहब दोबारा से प्लीज़ आम लोगों के लिए, हाँ। जैसे ब्लड प्रेशर का पता है हमें, ब्लड प्रेशर क्या होता है, यूरिक एसिड क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? यूरिक एसिड हम जो हम कुछ भी खाएं, अगर हम पानी भी पिएं तो उसमें हमारे अंदर यूरिक एसिड जाता है। लेकिन हर चीज़ में ऑलमोस्ट ऑल ईटेबल्स एंड ड्रिंकेबल्स हैव यूरिक एसिड। कुछ खुराक ऐसी है जिसमें कम मिकदार में है, कुछ ऐसी जिसमें ज़्यादा मिकदार में। बढ़ता क्यों है? हमारी बॉडी हर वक्त यूरिक एसिड बनाती है एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ आवर फूड प्रोडक्ट्स। हमारी बॉडी ने उसको एक्सक्रीट करना है कि वो नॉर्मल लिमिट्स में रहते हुए हमारे जिस्म से निकल जाए। निकलने के रूट्स किडनीज है और इंटेस्टाइन है। हमारे ब्लड में ऑलरेडी यूरिक एसिड है, इट्स नॉर्मल और ये ज़रूरी चीज़ है, ये ज़रूरी हमारी चीज़ बॉडी के लिए, और हमारे खाने पीने में भी है, हर चीज़ खाने पीने में। ओके, लेकिन जब ये बढ़ जाती है तो वो सिम्टम्स जो आप बता रहे थे, फिर सिम्टम्स आते हैं, फिर जिस्म में दर्द, जोड़ों में दर्द, खास तौर पे पाँव के अंगूठे में दर्द, सूज जाता है, बुखार करता है, शदीद दर्द करता है, आप चल नहीं सकते, आप काम पे नहीं जा सकते, आपका वर्क डे लॉस होता है, आप काम पे नहीं जाएंगे, आप कमाएंगे नहीं, ओवरऑल मुल्क की जीडीपी में फ़र्क पड़ता है, इकोनॉमी में फ़र्क पड़ता है। ऑनेस्टली किस्म की अलामात और इफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा। हमें कॉलर लेते हैं। अमजद है हमारे साथ एक कॉलर। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे? जी वालेकुम अस्सलाम जी, डॉक्टर से बात करनी है। जी करें, वो आपको सुन रहे हैं। जी कीजिए बात। इससे पहले मैंने आपसे भी कुछ बात करनी है। जी जी बोलिए, हम सुन रहे हैं। मैं और मेरी बेगम दोनों बैठे हैं। मेरी बेगम का नाम निखत है। जी जी। वो कह रही है कि मेरे भाई चेहरा ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मेरी बहन दुआ ज्यादा खूबसूरत लग रही है। इसका फैसला आप बताएं कौन है? इसका फैसला आप ही करेंगे सीरियसली, और आपकी इस मोहब्बत और प्यार का बहुत शुक्रिया। भाभी को हमारी तरफ से सलाम कीजिएगा। सवाल आप क्या पूछना चाह रहे हैं? सवाल मैं ये कहता हूँ, मुझे यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है। ओके, कितने अरसे से है? मैं एक गोली खा रहा हूँ जेलॉरक 300 mg। ठीक है। जब तक ये खाता हूँ मैं फिट रहता हूँ। मैं डॉक्टर से ये पूछना चाहता हूँ कि ये गोली खाता रहूँ? जी ज़रूर, थैंक यू जी, शुक्रिया सवाल का। जी हाँ, अगर आपका यूरिक एसिड ज़्यादा है और आपको तकलीफ़ दे रहा है और ज़ाइलोरिक खाने से आपको साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है बल्कि फ़ायदा हो रहा है, तो हमारी एडवाइस ये है कि इसको खाते रहें। और हम चाहते ही हैं कि मरीज़ का जो यूरिक एसिड है वो 3.5 से 4 के दरमियान में रहे और मरीज़ उससे अलामात से फ्री रहे, अलामात ना हो, दर्द ना हो।
अच्छा, बिफोर गोइंग टू द मेडिकेशन उनको तो जवाब मिल गया होगा इसका। मैं कुछ और सवाल भी है, कंटिन्यू इसको यूज़ करते रहे या नहीं, लेकिन मैं डॉक्टर हीरा आपसे ये जानना चाहता हूँ कौन से फूड्स ऐसे हैं जिनमें यूरिक एसिड ज़्यादा मिकदार में होता है, और वो जिनको यूरिक एसिड की शिकायत है या जिनको नहीं भी है। नॉर्मली हमें एक बैलेंस डाइट तो रखनी है ना कि आप बहुत ज़्यादा इंटेक ना हो जाए यूरिक एसिड की, तो वो कौन कौन सी खुराक है जिसमें ज़्यादा है और जिसमें कम है, नॉर्मल है, ये सारी चीज़ें। इन योर क्वेश्चन देयर इज 2 क्वेश्चंस यहाँ पे आ रहे हैं हमारे पास। एक तो ये कि जिनको यूरिक एसिड है वो क्या लें, एक वो जिनको यूरिक एसिड नहीं है बट दे वांट अ बैलेंस डाइट, उनको भी एक बैलेंस डाइट चाहिए ताकि उनके कोई भी सडन लेवल्स आपकी बॉडी के अंदर एकदम से रेज ना हो, एक बैलेंसिंग डाइट की तरफ हो जाएं। पहला क्वेश्चन, जिनको यूरिक एसिड है, जिनको यूरिक एसिड है उनके लिए मेरी एडवाइस ये है कि वो कोशिश करें कि रेड मीट अवॉइड करें। रेड मीट जी, जितनी भी दालें हैं फ़िलहाल उनको अवॉइड करें। दालें भी? जी, हर किस्म की दाल को आप अवॉइड करेंगे अगर आप जल्दी क्योर चाहते हैं उससे। अगर आप जल्दी नहीं चाहते तो फिर वंस इन अ वीक आप इसको ऐड कर सकते हैं, बट जिस दिन आप खाएंगे उस दिन आप फील करेंगे कि आपके कैफ मसल्स, आपकी जो हील्स के मसल्स हैं उनमें पेन होगी एक सडन लेवल्स की, जो कि चलने में भी प्रॉब्लम देगी और उसमें लथार्जिकपन इतना ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा आपके कि आप उस दिन कहेंगे कि बस आज मुझसे कुछ नहीं हो सकता है, बिकॉज ऑफ द पेन्स, बिकॉज ऑफ द जो सिम्टम्स हैं उसके, क्योंकि किडनीज डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाती हैं जिस दिन यूरिक एसिड का लेवल बहुत हाई हो जाता है आपका। तो किडनीज़ की डिहाइड्रेशन जो है वो आपकी पूरी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट करती है। चावल में भी होता है यूरिक एसिड? डेफिनेटली होते हैं। चावल नहीं खाने, रेड मीट नहीं खाना, दालें बिल्कुल छोड़ देनी है आपने, वेजिटेबल्स और मिनरल्स की डोज बढ़ा दें। ओके, क्योंकि जी मिनरल्स आते हैं आपके बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में, आप कोई भी ले लें, जैसे क्यूकम्बर के जूस वगैरह मैं एडवाइस करती हूँ अक्सर लोगों को, क्यूकम्बर वैसे ही खाएं, अपनी हर मील के अंदर आपका होना चाहिए। और वेजिटेबल्स आपके ग्रीन्स ज़्यादा ऐड कर दें, जिसमें एक चीज़ आपने वेजिटेबल में माइनस करनी है, वो है स्पेनिश, क्योंकि अगर आप पालक खाएंगे तो उससे आपका यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। ओके, पालक भी नहीं खाना? नहीं खाने हैं। ओके, हम एक कॉलर गोभी भी, जो फूल गोभी है वो भी नहीं खाने? वो भी अवॉइड दोनों किस्म की गोभी या नहीं, सिर्फ फूल गोभी? फूल गोभी। नहीं, कैबेज तो हम देते हैं, कैबेज क्योंकि यूरिक एसिड रेज। कॉलीफ्लावर बंद गोभी खा सकते हैं जी? हाँ जी, कॉलीफ्लावर तो बहुत सारे चीज़ों के लिए नहीं ओके। अच्छी। अच्छा, हमारे साथ जैकबाबाद से कॉलर है जियाउल्लाह, उनसे बात करते हैं। जियाउल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, क्या पूछना चाहेंगे आप? वालेकुम सलाम सर, मैं डॉक्टर साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ। जी जी, पूछिए। जी सर, एक तो जो है ना, रात को सोते हुए मेरी एक रान में काफ़ी पेन रहता है, और जब मैं काम करता हूँ काम के दौरान भी अपना जितनी बॉडी है उसमें सारा दर्द ही शुरू हो जाता है सर। अच्छा, रान में सामने की जानिब दर्द है आपके? रान में सर, टांग में। टांग, पूरी टांग में? जी, पूरी एक ही टांग में रात को सोते हुए शदीद पेन होता है सर। अच्छा, और दिन में जब काम करते हैं फिर नहीं होता? नहीं सर, फिर उस टांग में तो नहीं आता, लेकिन पूरी बॉडी में फिर शुरू हो जाता है दर्द काम के बाद। अच्छा, उसमें तो फिर ये भी है ना कि देखना पर, इसके लिए आपका एग्जामिनेशन भी होना चाहिए कि आपकी टांग का जो दर्द है वो किस किस्म का है। उसके लिए आप किसी भी लोकल फिजिशियन से रब्ता करेंगे तो वो सर्टन एग्जामिनेशन के मनूवर्स होते हैं जिससे पता चलता है कि टांग के दर्द की वजूहात में कौन सी वजह आपको है। क्या इसमें कोई आपकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, क्या वहाँ से कोई नस दब रही है जिसकी वजह से दर्द हो रहा है, या आपका वाकई यूरिक एसिड ही हाई है जिसकी वजह से आपको जनरलाइज बॉडी एक्स जिससे पूरे जिस्म में दर्द है। तो इसके लिए बेहतर तो ये है कि आप अपने कोई लोकल जो आपके फिजिशियन हैं उनको एग्जामिन करवाएं और अपने खुराक को भी ठीक रखें। अगर आप काम की नौइयत क्या है, इसमें बड़ा ये मैटर करता है। आप क्या करते हैं जियाउल्लाह? जॉब करता हूँ, मेरा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ रहा है काफ़ी ज़्यादा सर। अच्छा जी, फिर तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपना कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को बताएं कितना है, यूरिक एसिड कितना है, इसको देखना चाहिए और इन दोनों का इलाज करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ दर्द तक महदूद नहीं रहता, ये आपके दिल पे भी असर करता है, आपके गुर्दों पे भी असर करता है, आपके ब्लड प्रेशर पे भी असर करता है, और आपके दिल की बीमारियां, दिमाग की बीमारियां, गुर्दों की बीमारियां होने में ये फिर चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, इनके इम्कानात बहुत बढ़ जाते हैं, इसलिए आपको इसका इलाज ज़रूर करना चाहिए। बिल्कुल सही जियाउल्लाह, बहुत शुक्रिया जैकबाबाद से कॉल करने के लिए।
अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो अगर बढ़ जाता है, जैसे डॉक्टर हीरा डाइट भी बता रही हैं कि ये खाना चाहिए और ये नहीं खाना चाहिए, इसको रोकना, बढ़े हुए को रोकना कितना ज़रूरी है और इसका इलाज जो है क्या मुमकिन है? जी एग्जैक्टली जैसे कि मैं अभी बता रहा था जैकोबाद वाले भाई को कि ये यूरिक एसिड सिर्फ जॉइंट पेन्स और बॉडी एक्स नहीं करता, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी जो शरियाने हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उन पे भी इंजरी करता है। ये हमारी जो दिल की बीमारियां हैं उनमें भी बढ़ाव लाता है। जिन लोगों का यूरिक एसिड हाई होता है उनको दिल की बीमारियां होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसलिए कि यूरिक एसिड हाई जनरली जिनमें होता है यूजुअली उनमें कोलेस्ट्रॉल भी हाई होता है और यूरिक एसिड, यानी ये दोनों बीमारियां साथ साथ चलती हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम साथ साथ चलती हैं, नॉट ऑलवेज बट मोस्ट ऑफ द टाइम। और इनका इम्पैक्ट सिर्फ जॉइंट्स और मसल्स पे नहीं है, इनका पूरी बॉडी पे इम्पैक्ट है, क्योंकि यूरिक एसिड ने इन्फ्लेमेशन करनी है। उस इन्फ्लेमेशन है जिसको सोजिश कहते हैं, इसलिए आपको दर्द होता है ना, बुखार होता है सारा, वो तो शरियानों में भी सोजिश करेगा, हार्ट की शरियानों में भी सोजिश करेगा, ब्रेन के शरियानों में भी, और जब एग्जैक्टली जब वो सोजिश होती है तो फिर वहाँ पे लिपिड्स जो जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई है वो ज़्यादा वहाँ डिपॉजिट होते हैं। डिपॉजिट हो गएंगे तो हार्ट की जो कॉरोनरी आर्टरीज हैं, शरियानें, वो क्लोज होना शुरू हो जाती हैं। इस तरह ब्रेन की आर्टरीज हार्ड और क्लोज होती हैं। फिर वो जो इसके ऊपर अगर किसी को ब्लड प्रेशर है, अगर ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो फिर उनके ज़्यादा चांसेस हैं, खुदा ना खास्ता उनको ब्रेन हेमरेज हो सकता है, उनको हार्ट अटैक हो सकता है, उनका किडनी फेलियर हो सकता है। और ये यूरिक एसिड क्रॉनिक किडनी डिजीज़ करता है, ये आपके किडनी में स्टोन बनाता है, सही, और डिपॉजिट भी होता है, क्रिस्टल्स है ना, डिपॉजिट होते जाते हैं और आपके किडनी के फंक्शन को स्लोली खराब करते हैं। इसलिए ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। ट्रीटमेंट में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइटरी precautions, खुराक का एक्सरसाइज, yes, well in the later stage once it's controlled, once uric acid high, जब ये हाई है फिर एक्सरसाइज नहीं करनी, ये जॉइंट्स को डैमेज करेगा। कंट्रोल है तब करें, यस, जब पहले इसको कंट्रोल करें फिर करें, वरना तो आप जॉइंट्स को डैमेज कर लेंगे और वंस जॉइंट्स आर डैमेज्ड they are not fully recovered। अच्छा, now let's talk about, सबसे पहले तो हम कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, सिम्टम्स हमने कर लिए डिस्कस, और कौन कौन सी बीमारियां डॉक्टर हीरा जो कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड अगर हो आपको तो उन बीमारियों की तरफ ले जा सकती हैं? अच्छा, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बात की, मैं इनको कंटिन्यू करूँगी कि यूरिक एसिड की वजह से द मेन कॉजेज़ किडनी डिजीज़, इसमें किडनी स्टोन्स और किडनी सिस्ट ये दोनों जनरेट हो सकती हैं और उसके थ्रू आपका यूरिनरी ब्लैडर एंड देन इंटेस्टाइन भी डिस्टर्ब होता है। इसीलिए यूरिक एसिड को सबसे पहले आप ट्रीट करें, एंड ये यूरिक एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल अगर बोथ हाई हो जाते हैं देन हार्ट अटैक की तरफ आपकी बॉडी जाती है। अब एक हमारा पॉलीसिथीमिया एक डिजीज़ है जिसमें आप देखेंगे कि जब हम उनको डायग्नोस करने लगते हैं तो वी कैन चेक यूरिक एसिड फर्स्ट, दैन कोलेस्ट्रॉल, दैन किडनीज़, दैन आपका लिवर फंक्शन, ये सब हम चेक करते हैं। और उसके साथ ये होता है कि पॉलीसिथीमिया जब बनता है तो ये तीनों चारों चीज़ें एक साथ बॉडी के अंदर चल रही होती हैं, सो दे आर इंटरलिंक। सो ज़रूरी नहीं है कि खाली यूरिक एसिड है तो उसको कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, या कोलेस्ट्रॉल है तो उसको यूरिक एसिड नहीं होगा, या उसको कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगा, या उसको कोई ब्लड प्रॉब्लम नहीं होगा, या ब्लड डिजीज़ नहीं होगा। इट इज़ ऑल इंटरलिंक, क्योंकि एक ही बॉडी है। मैं हमेशा ये पेशेंट्स को कहती हूँ कि आपकी एक ही बॉडी है और एक ही बॉडी के अंदर अगर ये सब चल रहा है, अगर एक भी डिजीज़ चल रहा है तो वो मल्टीपल आपके सारे ऑर्गन्स के ऊपर इम्पैक्ट करेगा, बिकॉज वो गो थ्रू हो रहा है सारे ऑर्गन्स के साथ, देन वो आपका जो है वेस्ट मटेरियल में कन्वर्ट हो रहा है। स्पेशली आपके लिवर फंक्शन डिस्टर्ब होता है, और जब लिवर फंक्शन डिस्टर्ब होगा तो बॉडी कैन जनरेट ब्लड जो फ्लो हमें चाहिए, फिर विसल्स आपके मसल्स वीक होना शुरू हो जाते हैं, देन जॉइंट पेन्स और आर्थराइटिस। डेली लाइफ के रूटीन में अगर हम कहें कि हम कौन सी ऐसे मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, वो चाहे डाइट में हो, वो थ्रू एक्सरसाइज हो, जो हमें नहीं करनी चाहिए अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, लाइफस्टाइल में हो? अच्छा, सबसे पहले तो जो मेन चीज़ है, ठीक है, हम लोग मेडिकेशंस की तरफ जाते हैं। वी कैन ऑल्सो एडवाइज समटाइम्स कि हमें अगर जल्दी क्योर चाहिए या आपका कुछ वे ऑफ लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप इतनी जल्दी बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस नहीं ले सकते, आप डाइटरी प्रिकॉशंस, लाइफस्टाइल चेंजेस ज़्यादा नहीं अडॉप्ट कर सकते, देन विल गो फॉर द मेडिकेशंस ऑल्सो, कि आप एक मेडिकेशंस भी कोई साथ अप्लाई करें सपोर्टिव, बट फॉर द टाइम बीइंग। दिस इज़ व्हाट वी ऑल्सो एडवाइज कि ये टाइम बीइंग है, इसको लाइफ का हिस्सा मत बनाइएगा। मेरे पास अक्सर पेशेंट्स आते हैं, दे आर 2 years से कोलेस्ट्रॉल की टैबलेट खा रहे हैं। आई जस्ट सी देम कि ये क्या, आपको किसी ने ये एडवाइस नहीं किया कि ये फॉर द टाइम बीइंग आपको दी गई थी, इसके साथ आप प्रिकॉशंस लें डाइटरी, और अपनी लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज करें, लाइक बाहर के फूड, जंक फूड्स, फ्राइड फूड ज़्यादा अप्लाई ना करें। ट्रू, आप बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। बहुत से लोग ये समझते हैं शायद वो मेडिसिन ले रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं तो बस ठीक है, बाकी जो मर्जी खाते रहे। भाई एहतियात पर, ऐसा नहीं है कि दवाइयाँ जो है
कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं टेम्परेरीली, और कुछ होता है फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया। वो लोग जिनको फैमिलियल हाइपोकोलेस्ट्रोलीमिया है ना, उनके लिए डॉक्टर साहब दिस मेडिसिन इज़ फॉर लाइफ। और दोज जो अपने स्लगिश लाइफस्टाइल, जैसे सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, बैठे हैं मोटे हो गए हैं, खा रहे हैं और खाने में भी कोई तरतीब नहीं है, कोई एहतियात नहीं है, उनके लिए ये है कि पहले उनका हम अपना लाइफस्टाइल चेंज कर दें, जो डॉक्टर साहब फरमा रही, मैं उसको थोड़ा ऑगमेंट कर रहा हूं। अच्छा। और उस लाइफस्टाइल चेंज करके उनको टेम्परेरीली उनको एक्सरसाइज की तरफ लाएं, खुराक का एहतियात बताएं, जिन चीज़ों में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है वो ना खाएं। जैसे ये घी है, घी को ना अवॉइड करें, आप ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल ले लें, ऑलिव ऑयल है, फिर आप मोनोसैचुरेटेड ऑयल दूसरे भी आते हैं, जैसे कॉर्न ऑयल है, सोया ऑयल है, और अपना ये दूसरा और भी ऑयल। यस, घी कोई भी ना खाएं, बेशक देसी घी हो, कोई भी देसी घी में भी होगा ना, कुकिंग ऑयल भी नहीं, ऑयल यूज करें, घी ना करें। मतलब उसका अवॉइड करें ना जी, तो लोग और कम से कम इस्तेमाल करें। लोग समझते हैं देसी घी खाने से उनके जॉइंट स्ट्रांग होंगे अगर दर्द हो रहा है। तो कोलेस्ट्रॉल तो हाई हो गया ना। डॉक्टर साहब मैं तो देसी घी के अलावा कुछ खाता ही नहीं। अच्छा, नहीं फिर वो लिमिटेड अमाउंट में खाते होंगे, आप उसको यूटिलाइज भी कर मतलब मुझे अगर पराठा खाना है देसी घी में, अगर सालन खाना है देसी घी। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी डॉक्टर साहब के साथ कि देसी घी की जहाँ बात आ रही है, क्योंकि देसी घी का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिया था। कुछ कहते हैं जी इससे तो मोटा हो जाएंगे, कुछ कहते हैं नहीं इससे हमें ये डिज़ीज़ भी हो सकता है, वो डिज़ीज़ भी हो सकता है, हार्ट डिज़ीज़ भी हो सकता है। बट मैं अपने एक्सपीरियंस की बात बताऊँगी। विद इन माई एक्सपीरियंस मैंने देसी घी के साथ लोगों को पतला भी किया है, देसी घी के साथ लोगों के हार्ट डिज़ीज़ को कंट्रोल भी किया है, देसी घी के साथ उनकी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बैलेंस भी किया है। सो इट डिपेंड कि आप देसी घी अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ मज़ीद क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। लाइक आप फूड कौन सा इस्तेमाल करते हैं। अब आप मीट है, जैसे बीफ है, बीफ को अगर आप देसी घी में बनाएंगे तो डेफिनेटली बीफ की अपनी फैट्स होती हैं, वो देसी घी के साथ कम्बिनेशन इट्स टोटली डैमेज योर हार्ट, डैमेज योर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। सो देसी घी को यूज़ करना है, बट किन किन चीज़ों के साथ यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है, किस किस टाइम यूज़ करना है। टाइम्स इज़ वेरी मैटर। अब टाइम भी मैटर करता है फूड इनटेक पे, कि आपने किस टाइम कौन सा फूड लिया है, उसके साथ आप डिजीज़ को कंट्रोल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह विद इन माई प्रैक्टिस आई मैं डाइटरी प्रिकॉशंस के साथ सिर्फ और सिंपली जस्ट सपोर्टिव मेडिसिन फॉर द टाइम बीइंग बहुत क्योर किस्म के, बहुत क्रॉनिकल किस्म के डिजीज़ को भी हमने क्योर किया अल्हम्दुलिल्लाह। सो ये एक कॉन्सेप्ट था जो नहीं है अवेयरनेस लोगों के पास, तो मैं उस कॉन्सेप्ट को एक्चुअली लोगों को क्लियर करना चाह रही हूँ कि जो फूड के थ्रू या डाइटरी के थ्रू या नेचुरल थेरेपीज़ जो भी आती हैं हमारी, उनके थ्रू अगर आप करें तो बहुत सारे डिजीज़ जो सीरियस किस्म के क्रॉनिकल थे इनिशियल स्टेज में रिवर्स हो सकते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाएं देन विल गो फॉर द मेडिकेशंस एंड आल्सो अ लॉन्ग प्रिकॉशंस उसमें चाहिए होती है। अब डॉक्टर साहब लिंकेज क्या है कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड का आपस में, क्या बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है? बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जिनसे एक प्राइमरी होती है, एक प्राइमरी जैसे किसी में तो हाई है, जैसे जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन है, वो जेनेटिकली डिटरमाइंड है कि उनमें यूरिक एसिड हाई होगा, क्योंकि उनका एक एंजाइम है ज़ैंथीन ऑक्सीडेज, वो ज़्यादा काम करता है, ज़्यादा बढ़ाएगा, या उनके किडनीज दे आर सच मेड के अल्लाह की तरफ से कि वो कम एक्सक्रीट करते हैं, इनमें यूरिक एसिड हाई होगा। इस तरह कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल फैमिलियल है, उनमें बढ़ना ही बढ़ना है, उनकी म्यूटेशंस है एट रिसेप्टर लेवल्स कि उसके लिवर ने उसको कम एक्सक्रीट करना है, उसको बॉडी से जो एक्सक्रीट करना है वो कम करेगा, डिग्रेड कम करेगा। ऐसे लोगों में फिर ज़ाहिर है यूरिक एसिड भी हाई है, कोलेस्ट्रॉल भी हाई है, तो ये दोनों चीज़ें फिर उसको प्रेडिस्पोज करती हैं दूसरी बीमारियों की तरफ। तो एक हम जैसे कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। अब मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक मेजर चीज़ है फॉर हार्ट डिजीज़, फॉर ब्रेन स्ट्रोक एंड ऑल दैट। एंड उसमें क्या होता है, उसमें ये कोलेस्ट्रॉल हाई है, जिसमें कि बैड कोलेस्ट्रॉल विच इज़ कॉल्ड LDL कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल इज कॉल्ड HDL कोलेस्ट्रॉल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एंड LDL इज लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। HDL गुड है और LDL बैड है। तो अब जिनका ये HDL हाई होगा वो प्रोटेक्टिव है, वो आपके कोलेस्ट्रॉल को एक्सक्रीट करता है, रिमूव करता है, बॉडी से खींच लेता है। सही। और जो LDL है वो डिपॉजिट होता है बॉडी में। डिपॉजिट कहाँ? आर्टरीज में डिपॉजिट होता है।
और आर्टरीज में डिपॉजिट होना बीमारियों की जड़ है, जिससे आर्टरीज वीक होंगी। ब्रेन से लेके पाँव तक ये अफेक्ट करता है आपको। ब्रेन में मैंने कहा स्ट्रोक को प्रिडिस्पोज करता है। आइज़ में देखें रेटिना को अफेक्ट करता है, रेटिनल ब्लीड्स होती हैं, विट्रियस ब्लीड्स होती हैं बिकॉज ऑफ द रिजिड आर्टरीज। और फिर उसके बाद आप नीचे आते हैं, आपके हार्ट को इफेक्ट करता है, हार्ट अटैक्स होते हैं। सही। फिर लाइकवाइज आपकी अंतड़ियाँ हैं, अंतड़ियों की शराने हैं, उनको इफेक्ट करता है। उसमें थ्रोम्बोसिस हो सकती है, उसमें क्लॉट्स आ सकते हैं जिसकी वजह से उनकी गैंग्रीन हो सकती है। लाइकवाइज टांगों की गैंग्रीन हो जाती है, जिसमें आप देखते हैं कि लोगों की टांगें कट जाती हैं बिकॉज एडवांस एथरोस्क्लेरोसिस सेकेंडरी टू रेज्ड कोलेस्ट्रॉल लेवल, रेज्ड यूरिक एसिड लेवल्स। सही। फास्ट फूड है, ये कितना अपना कारनामा सर अंजाम देते हैं। यस, इसमें कितना अच्छा, इज़ अ मेजर रोल आप कहें कि पूरे सारे फूड्स एक तरफ एंड द जंक फूड्स इज एक उन जंक फूड्स में क्या क्या जरा लिस्ट जंक फूड में आप मैं जहाँ तक कंसिडर करती हूँ जंक फूड्स को, मैं सारे जितने भी मार्केट आइटम्स हैं जो जैसे किसी भी ऑयल में बने हुए हैं, किसी भी किस्म की हाइजीनिक नहीं देखते वो कि सफाई और सब कुछ हाइजीन है या नहीं है फूड, उन सबको मैं जो है वो मेरी तरफ से क्रॉस आ जाता है कि वो आपने नहीं लेना है। इफ़ यू आर क्योरिंग और प्रिवेंटिंग कोई सा डिजीज़ की तरफ जा रहे हैं, उसको आप क्योर करना चाह रहे हैं, उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, बॉडी से निकालना चाह रहे हैं, तो किसी किस्म का मार्केट फूड आपने नहीं लेना है। यू हैव टू कुक ऑन होम, आप घर में बनाएं इसको, आप घर में उसको कुक करें और घर में ही उसी को लें। इवन के लिक्विड जो मार्केट जूसेस होते हैं जिनमें डिफरेंट किस्म के केमिकल्स होते हैं, उसको स्टोर करने के लिए उसमें डाले जाते हैं, दैट इज़ अ नीड। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई वो गलत हैं वो, लेकिन वो अपनी तौर पे तो सही कर रहे हैं, बट फॉर आर बॉडीज़ वो ठीक नहीं है। एक नॉर्मल बॉडी भी अगर बहुत ज़्यादा जंक फूड्स या इस तरफ जाएगी मार्केट जूसेस की तरफ, तो एक लेवल्स आएंगे कि उनकी भी डिस्टर्बेंस शुरू हो जाएगी बॉडी के अंदर, और कुछ नहीं होगा तो न्यूट्रिएंट्स वीक हो जाएंगे बॉडी के अंदर। जब न्यूट्रिएंट्स वीक होते हैं तो बॉडी की बहुत सारे इम्यून सिस्टम क्योंकि वीक हो जाता है, बहुत सारी डिजीज़ आप पे अटैक करना शुरू हो जाते हैं और वो फिर आपकी बॉडी फ़ौरन जो है सेंसिटिव हो जाती है और फ़ौरन डिजीज़ की तरफ चली जाती है। तो डॉक्टर साहब लास्ट कमेंट, जिनको कोलेस्ट्रॉल है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, उनको आप क्या टिप देंगे कि वो क्या क्या एहतियातें करें? हाँ, जिनका यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उनको एक तो चाहिए कि जैसे हमने अभी डिस्कस किया, जंक फूड ना खाएं, घर का बना हुआ खाएं। घर का बना हुआ फूड सबसे अच्छा है। घी इस्तेमाल नहीं करें, ऑयल इस्तेमाल करें, ऑयल मिनिमम इस्तेमाल करें, ज़्यादा नहीं करना, ज़्यादा नहीं। मतलब सालन बनाना है तो उसके ऊपर तैरेगा नहीं, जस्ट मिनिमम पॉसिबल यूज़ करें। जैसे हम कहते हैं कि मोनो अनसैचुरेटेड यूज़ करें। हम ये अब जिसमें हम ये मैंने कहा कॉर्न ऑयल है, उसके अलावा ऑलिव ऑयल्स हैं, ये यूज़ करते हैं। फिर सोया ऑयल है, ये ऑयल, ये पहले ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल्स। मार्जिन नहीं यूज़ करें, मार्जिन इज़ वेरी रिच इन इट। जैसे ये कॉर्न सीरियल्स हैं, जैसे कैंडीज़ में डलता है, कोल्ड ड्रिंक्स में डलता है, इसको बिल्कुल अवॉइड करें। इसमें फ्रुक्टोज बहुत हाई होता है, वो यूरिक एसिड को भी हाई करेगा और सेकेंडरी कोलेस्ट्रॉल को भी हाई करेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, और डॉक्टर आपका भी बहुत शुक्रिया। वी होप के लोगों की इसमें बहुत रहनुमाई हुई होगी कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड को लेकर। अभी हम लेते हैं जल्दी से एक ब्रेक के बाद जल्दी से हम आएंगे वापस और डिस्कस हमारे करेंगे। साथ होंगी बिल्किस आपा और डॉक्टर ईसा, और हम डिस्कस करेंगे अमरूद और लीमू के फ़वाइद, क्या क्या कर सकते हैं इनके साथ खाने में, बहुत कुछ जो है वो हम आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान। बैक जनाब, अमरूद की बात होगी, लीमू की बात होगी, थोड़े खट्टे मीठे होते हैं तो बातें भी थोड़ी खट्टी मीठी होंगी। गर्मियों में ख़ास तौर पर ज़्यादा इस्तेमाल होता है लीमू का भी, अमरूद का भी। तो इसके बारे में जानेंगे कैसे इसके जो अज्जा हैं वो अपनी खुराक का हिस्सा बनाया जा सकता है और इससे फ़ायदा किस तरह उठाया जा सकता है। ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे, और डिस्कस किससे करेंगे, हमारे साथ हैं डॉक्टर ईसा और डॉक्टर बिल्किस। आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। दैट्स ग्रेट। पहले तो ये बता दें, ये छींकों का इलाज लीमू से किया जा सकता है?
बिल्कुल किया जा सकता है और बगैर काटे हुए किया जा सकता है। वो कैसे? आप लेमन उठाएं हाथ में और इसको पकड़कर 3 से 4 दफा सूंघे, छींके भी बंद हो जाएंगे, नज़ला भी सही हो जाएगा। और करके देख वाह, लीजिए। क्या बात है। ये लेमन, अच्छा वैसे रियली पड़ा, ये लेमन पड़ा है, तुम्हें छींके आ इससे मुझे ठीक नहीं होंगी। वो कह रहे हैं रियल वाला लीमू होना चाहिए। ना अभी मंगवाते हैं रियल वाला। अल्लाह ताला की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है लेमन। अगर लोगों को पता चले, हम अभी तक इसको न्यारी तक डाल रहे हैं और कुछ चीज़ों में ब्यूटी की बहुत सारी प्रोडक्ट बनाई जा सकती हैं। बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, मैदे के लिए बहुत अच्छा होता है। बल्कि अभी गर्मी आएंगी, आप देखते हैं अक्सर बच्चों को, बड़ों को नक्सीर हो जाती है तो लोग परेशान हो जाते हैं। ऐसी सूरत में कभी आप इसको चेक कर लीजिएगा, लेमन काट के सिर्फ 1-1, 2-2 कतरा नाक के अंदर डाल दें, उसी वक्त नक्सीर बंद हो जाती है। ओह वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा ईसा भाई और बिल्की साहबा, सबसे पहले तो आप लोगों का माशाल्लाह फीडबैक इतना अच्छा है, इतनी फ्रीक्वेंट कॉल्स आती हैं, सोशल मीडिया पे भी मैसेजेस, तो सबसे पहले तो आप कोई कंसेशन अनाउंस करें 92 के जो व्यूअर्स हैं, ये जो कॉलर्स हैं हमारे रेगुलर, उनके लिए अगर आपके पास वो आना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, कितना डिस्काउंट देंगे? भाई बल्किस बापा से तो मुकाबला नहीं है, वो तो 3 दिन फ्री कर देती है। मैं 92 के जितने भी व्यूअर्स हैं पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर सबके लिए 2 दिन के लिए 50% ऑफ कर देता हूँ। अरे वाह, ठीक हो गया। तो सबसे पहला पेशेंट मैं आज का दिन भी, कल का दिन भी अच्छा। ईसा भाई सबसे पहली पेशेंट मैं हूँ 50% डिस्काउंट पे। यस, मुझे बहुत बिल्कुल जी, TCS के थ्रू आपके पास पहुँचाएंगे। तो आप कितना कंसेशन देगी? आपसे ना लिया जाए? नहीं, क्यों नहीं लिया जाए। मैं 20% ऑफ दूंगी। अपनी तमाम जितनी नेचुरलाइज की प्रोडक्ट्स हैं उस पर मैं 20% ऑफ दे रही हूँ। ओके, वैसे आपा जो होती हैं वो बड़ी होती हैं, उनसे कंसेशन लिया नहीं जाता, लेकिन आपने कंसेशन दे दिया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अभी कंसेशन देती है, लेकिन नेचुरलाइज जो है, हमने इसके प्राइस, हमारी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो सिर्फ किसी में 25%, किसी में 30% रखा है। तो जब मुझसे कंसेशन मांगते तो मुझे हंसी बहुत आती है, लेकिन मैं कहती हूँ कोई मसला नहीं, मैं 20% कॉस्ट टू कॉस्ट इंसान दे सकता है, लेकिन उससे नीचे मैं नहीं वो कर सकती। और ये 3 दिन कौन से हैं जो ईसा भाई कह रहे थे? जैसी हूँ, ऑफ स्क्रीन भी ऐसी हूँ। और ये नहीं, मैं आपको बता देती हूँ, टिल रमज़ान मेरे यहाँ पर ऐसा है कि रमज़ान तक 20% और तमाम डिस्ट्रीब्यूटर के पेजेस पर, मेरे क्लिनिक में नेचुरलाइज की प्रोडक्ट्स पर याद रखिएगा। ओके, नाइस। क्योंकि वो यहाँ आके कहते हैं कि ना ऑल राइट, ठीक है। अभी हम फिर जब तक मतलब जी पहली रमज़ान तक है, बल्कि 5 रमज़ान 5th तक, ठीक है। ओके, डन। चलें अमरूद और लीमू पे आते हैं। आपसे करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले क्या लीमू डिस्कस करेंगे या अमरूद? मेरे पास अमरूद है, अमरूद को डिस्कस करेंगे कि अमरूद से क्या क्या हो सकता है। ठीक है आपा, लेट्स गेट स्टार्टेड विद अमरूद। हाँ, अच्छा, अमरूद की सबसे पहले मैं बात करूं तो पत्तों की हम बात कर लेते हैं, सही है? अच्छा, हर दरख्त की एक उसूल होता है कि जब तक इस पे फूल ना बने, तमाम ताकत इसके पत्तों में होती है। अच्छा, जब फूल बन जाता है तो तमाम ताकत फूल में चली जाती है, फिर फल में चली जाती है। और अमरूद एक ऐसा पौधा है जिसमें साल में 2 दफ़ा भी फल आता है। और लेकिन इसके पत्तों की एक ख़ास बात है कि अगर फल बन रहा हो या फूल बन रहा हो तो भी इसकी इफादियत ख़त्म नहीं होती। इसको अमृत फल भी कहा जाता है, यानी ज़िंदगी देने वाला फल। अब ये जो इसके जो सबसे पहले एक होता है बैड ब्रेथ, मुंह से गंदी स्मेल आना, और वो आंतों की खराबी की वजह से हो सकता है, पायोरिया की वजह से हो सकता है। तो उस शक्ल में अमरूद के पत्तों का कहवा बेहतरीन इलाज है कि आपने अमरूद के पत्तों का कहवा बनाना है। वो कैसे बनाना है मैं आपको बता देती हूँ।
आपने 2 से 3 अमरूद के ताज़ा पत्ते लेने हैं। अच्छा, जो जहाँ पे अमरूद नहीं अवेलेबल होता है, सीजनल अवेलेबल होता है, तो उस ज़माने में वो उनके पत्ते जमा करके, जैसे दूसरे पत्ते सुखाए जाते हैं ऐसे सुखाकर भी रख सकते हैं। उसके बाद इसको आपने क्रश किया। क्रश करने के बाद आपने इसमें जो चीज़ें मिलानी है वो है सौंफ। अगर गुलाब की ताज़ा पत्तियाँ मिल जाए तो क्या बात है। हमारा देसी गुलाब, 1 अदद आपने देसी गुलाब डाला और आपने इसमें डाला पानी। ओके। इसका कहवा बनाया और ये कहवा आपने पिया। तो इससे आंतों की इंटेस्टाइन की की वजह से जो मुंह से बैड ब्रेथ आती है, वो लोग जितना ब्रश कर लें, जितना माउथ वॉश कर लें, उनको फर्क नहीं पड़ता। वो ये रेमेडी करके देखेगा। उसके अलावा चले आप ये भी नहीं कर सकते, आपने 1 अमरूद का पत्ता लेके चबा लेना है। मगर एक बात याद रखिएगा, क्या पता इस पे स्प्रे किया हुआ हो, क्या पता कोई मतलब कि स्प्रे वगैरह करके मार्केट में लाते हैं, तो उसको धोना ज़रूरी है। उसके बाद इसको जैसे हम पान का पत्ता चबाते हैं, ऐसे आप अमरूद का पत्ता चबाएं। ये आपके पायोरिया को भी सही करने में मदद करेगा, आपके इंटेस्टाइन की वजह से जो बैड ब्रेथ है उसको ख़त्म करने में मदद करेगा। उसके अलावा आपके बालों को रंग देने के लिए बहुत अच्छा है। कलर के लिए बाल बहुत गिर रहे हैं, आपने बहुत रेमेडीज कर ली, आपने सब कुछ कर लिया, आपका बाल गिरना नहीं रुक रहा है, अमरूद के पत्तों को उबालें, उसको अपने बालों में मतलब कि स्प्रे करें। आप देखेंगे एक तो जो स्मेल आती है बालों से वो ख़त्म होगी, और आपका बाल अगर फंगस की वजह से गिर रहा है, और फंगस वो जैसे हम एक दफ़ा अभी हमने धोया और जैसे ही 1 घंटा नहीं गुजरा आपके बालों में ऑयल आना शुरू हो जाता है, वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा और आपके बाल गिरना रुक जाएंगे। और क्या क्या फ़ायदे होते हैं अमरूद के? बिल्कुल साहबा, और क्या क्या फ़ायदे होते हैं? क्या इसके कोई नुकसानात भी होते हैं? मैं नुकसानात देखिए होते हैं, नुकसानात उनको होते हैं जिससे उसको एलर्जी हो सकती है। मुझे अमरूद से एलर्जी है, मैं अगर अमरूद खाती हूँ तो मुझे इचिंग स्टार्ट हो जाती, और इसके नुकसानात रियर होते हैं। अमृत फल में ऐसा है कि अगर आप किडनी पेशेंट है तो भी आप आधा अमरूद खा सकते हैं अगर आपका डॉक्टर इजाज़त देता है तो। विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है इसमें, और लेकिन बीजों की वजह से ये कहा जाता है कि अगर पथरी बन रही हो तो ये बीज नहीं खाना चाहिए। सबके स्कूल्स ऑफ थॉट डिफरेंट है। मैं उस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करती हूँ कि अगर कोई चीज़ आपको मतलब कहा जाए, मान लेने में कोई हर्ज नहीं है। इसमें बहस में नहीं पड़ना चाहिए कि बीज से ये होगा या वो होगा। तो बीज जो है वो ना खाएं। पका हुआ अमरूद जो है वो आपके मैदे के लिए बहुत अच्छा है। और अगर अमरूद की डाइट की जाए कि रोज़ाना एक दिन का मील जो है स्किप करके आप 5 अमरूद उसकी जगह खा लें, आपका वेट बहुत जल्दी रिड्यूस करने में आपकी मदद करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। मगर उसके लिए आपको पका हुआ अमरूद खाना है। ओके, अच्छा एक कॉलर लेते हैं आप। अच्छा, अमरूद कच्चे हालत में भी बहुत अच्छा है। जी जी, अरीज है हमारे साथ चीशा वतनी से। अरीज, अस्सलाम वालेकुम, क्या पूछना चाहेंगी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अरीज, वालेकुम अस्सलाम, क्या कहना चाहेंगी, क्या पूछना चाहेंगी? जी, मैं डॉक्टर से बात करनी है, बल्कि आपा। जी, वो आपको सुन रही हैं, कीजिए बात। आपा आपने अभी बताया ना कि बाल हेयर फॉल का। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आपा? जी जी, आपा एक तो मुझे अपनी स्किन के बारे में, जी मुझे अपनी स्किन के बारे में पूछना था। टू टोन स्किन के लिए, और मुंह पे एक्ने बहुत ज्यादा है। अच्छा, मैं भी बता, गर्मियों में भी और सर्दियों, मुझे आप कुछ प्रोडक्ट चाहिए। ऑल राइट, ठीक है अरीज, प्रोडक्ट चाहिए क्या? कौन? ठीक है, आपको एक्ने है तो आपको एक्ने की मैं चीज़ें जो हमारी प्रोडक्ट में मिल जाएगा, अगर मुझे आपका नंबर मिला तो। ठीक है जी जी जी। अरीज, आपका नंबर हम आपा को अभी मैसेज कर देते हैं, ठीक है? डन जी, थैंक यू जी आपा। ठीक है, हाँ। अच्छा, अब इन्होंने कहा है कि एक्ने है। आप यकीन करें, अमरूद बहुत अच्छा इसका स्क्रब बनता है जो आपकी टू टोन स्किन को लाइटर करने में आपकी मदद करता है। अच्छा, इनमें कोई इतनी जादूगरी नहीं कि अगर ये एक दफ़ा आपकी स्किन साफ़ कर दे तो ज़िंदगी भर साफ़ रहेगी। आपको ये प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, आपको लगाते रहना पड़ेगा। और इसकी एक अच्छी बात है कि आप डेली भी लगा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, एक पका हुआ अमरूद लेना है,
दही लेना है और जो है कॉफ़ी लेनी है। इनको ब्लेंडर में डाल के आपने ब्लेंड करना है, ठीक है। और उसके बाद जो है ये स्क्रब आप लगाएंगे। आप यकीन करें, दही और कॉफ़ी कितनी मिकदार में शामिल करना है इसमें? दही 1-1 चम्मच काफ़ी है बेटा? मैं भी जी मैं बता रही हूँ आपको। दही तो आपने 2 से 3 चम्मच आपने दही लेना है, ठीक है। 2 से और कॉफ़ी 1 चम्मच लेना है, ठीक है। और इसको आप ब्लेंड करके आप यकीन करें, जो देख रहे हैं वो अगर उनके घर में सारी चीज़ें अवेलेबल होती है तकरीबन, वो अभी बनाएं, अभी लगाएं और अभी रिजल्ट पाएं। ये एक ऐसी रेमेडी है। बहुत ही ज़बरदस्त सा बनता है ये। थोड़ा सा इसमें मैं दही की मिकदार इसलिए ज़्यादा कर रही हूँ ताकि पिस जाए, क्योंकि तादाद बहुत कम है। अच्छा, आप इसको बनाकर रख भी सकते हैं, ठीक है। 1 हफ्ते तक आप रख सकते हैं। 1 हफ्ते के बाद और ना, अगर आप इसको बना के रखते हैं और ये डेली लगा सकते हैं? जी बिल्कुल डेली लगा सकते हैं, डेली लगा सकते हैं। अगर आपकी स्किन थिक है ना, थिक स्किन पे डेली लगा सकते हैं। ओके। थिन स्किन है तो फिर आप हफ्ते में 1 से 2 बार लगाएं। और लगाने का तरीका आप करें, पैच टेस्ट लाजमी कर लें। सही। मैं अभी बेटा मैं निकाल के लगा के बता देती हूँ। और इतना ये साफ करता है स्किन को, और इसको सिर्फ आप 3 चीजें। अच्छा, इसकी एक मजेदार बात ये है कि ये सिर्फ बस ये 3 चीजें सही। और 3 ये देखें बन गया। मैं आपको थोड़ा सा इसका टेक्सचर बता देती हूँ। ये देखें, ये बना है। अब कुछ क्योंकि तादाद कम थी, सही पिसा नहीं है, ठीक है। इस तरह बन जाएगा। और ये जो इसके दाने होते हैं वो बहुत अच्छा स्क्रब करते हैं स्किन को। ओके। ये क्योंकि हमें दही की मिकदार कम रखनी थी। और आप पूरी बॉडी पे कर सकते, फुल बॉडी पे आप कर सकते। जो अभी कि अभी भी शादियां हो रही हैं तो आप बॉडी स्क्रब के तौर पर भी इसको लगा सकते हैं। और आप यकीन करें, ये अब मैंने लगाने के बाद मैं इसको पोंछ दूंगी। पोंछने के बाद बस उसके बाद जब भी आप कोई भी हर्बल की रेमेडी करें तो प्लीज़ उसके साथ सोप का इस्तेमाल ना करें। ओके। फेस वॉशेस का इस्तेमाल ना करें, सिर्फ पानी, साफ पानी से इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके। और ये आपा जो आप कह रही थी कि अभी शादियों का सीजन भी आ रहा है, तो पूरी बॉडी में इसका मतलब है उपटन की जगह यूज किया जा सकता है इसको? हाँ जी, ये आपका उपटन ही है, सही है। ये आपका उपटन ही हुआ और इससे आपकी स्किन सिल्क की तरह हो जाए। अरे वाह। और ये आपकी स्किन को आप इसको ये कह सकते हैं कि सिल्क पील भी कह सकते हैं। ईसा भाई से ज़रा लीमू के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं वो जान लें। तो लीमू, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद लीमू। ईसा भाई, लेमन से बेतहाशा चीज़ें बनाई जा सकती है। मैं आज वेदर के हवाले से, क्योंकि अब गर्मियां जिस तरह बढ़ती जा रही हैं तो जितने लोग बाहर काम कर रहे हैं या वो ख़वातीन किचन में रहती हैं, इफ्तार सहर में काम उनका ज़्यादा बढ़ जाता है, तो सबसे पहले स्किन उनकी अफेक्टेड होती है, टू टोन होना शुरू होती है, स्किन में वो फ्रेशनेस नहीं रहती। तो पहली रेसिपी मैं बना रहा हूँ स्किन के लिए। इसको आप स्किन के लिए ग्लो मास्क कह सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा शाइन करता है और आपकी स्किन बहुत फ्रेश रहती है। और बड़ा आसान सा तरीका है इसका। आपको इसके लिए जो चाहिए चीज़ें वो ज़रा जहन में रखिए जी। आपके पास होना चाहिए ये एक, देख लें, इसको माजू फल कहते हैं। ये आम पंसार के पास मिल जाता है, 50-100 रुपये का ले लें। मैंने इसका पाउडर बनाया हुआ है। हम क्या कर रहे हैं कि इसमें ले रहे हैं 1 टीस्पून माजू फल। इसके अलावा हम इसमें, हाँ जी, 1 अंडा आपके घर में होगा, उसकी सफ़ेदी, यानी कि उसकी सफ़ेदी उसमें आप डाल दें। सिर्फ सफ़ेदी?
सिर्फ सफ़ेदी, इसमें थोड़ी सी वो चली गई है जर्दी, आपने सिर्फ सफ़ेदी डालनी है। और आपने 8-10 ड्रॉप जो है बादाम का ऑयल, 8 से 10 ड्रॉप बादाम का ऑयल डालना है। मैं चीज़ें दोबारा रिपीट करूंगा नाजरीन के लिए। अंडे की सफ़ेदी लेनी है आपने, लेमन लेना है आपने 1 टेबल स्पून के करीब, और माजो फल लेना है आपने 1 टीस्पून, बादाम के चंद ऑयल के ड्रॉप्स डालने हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिएगा। आप जब इसको मिक्स करेंगे तो इसमें झाग बन जाएगी। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। उसके बाद आप इसको ब्रश के साथ आप अपने फेस पे लगाएंगे, एक लेयर लगाकर 1-2 मिनट छोड़कर फिर दूसरी लेयर लगाएंगे, फिर तीसरी लेयर लगाएंगे, यानी कि हर 2 मिनट के बाद एक लेयर लगाकर अराउंड कोई आप 20 मिनट इसको छोड़ दें। 20 मिनट के बाद ये ड्राई हो जाएगा और उसके बाद आप इसको ठंडे पानी से वॉश कर लें। सिर्फ ये पहली एप्लीकेशन में आपको पता चलता है कि आपकी 2 टोन स्किन कम होने लगी है, बहुत ज़्यादा ग्लो और फ्रेश लगता है, तो आप ये इजीली अपने घर में बना सकते हैं। यूसुफ भाई, ये सेंसिटिव स्किन, ड्राई स्किन, ये सब यूज़ कर सकते हैं ऑल टाइप स्किन पर? ज़्यादातर ऑल टाइप स्किन है। ड्राई स्किन वाले गर्मियों में उनकी भी ऑयली हो जाती है, लेकिन अगर किसी की, बहुत कम लोगों की गर्मियों में ड्राई रहती है, वो सिर्फ लेमन थोड़ा सा कम कर देंगे। ड्राई स्किन के लिए सिर्फ लेमन को कम करना है, बाकी चीज़ें वैसी ही रहेंगी। और ये मिरेकल रेसिपी जो बता रहा हूँ, जिसके लिए लड़कियाँ ज़्यादा परेशान होती हैं, इनके ये नकल्स ब्लैक हो जाते हैं, यहाँ के ये वाली जगह ब्लैक होती हैं, हमारे टखने ब्लैक हो जाते हैं, लिप्स हमारे ब्लैक हो जाते हैं, तो इसके लिए बड़े लोग एक्सपेंसेस करते हैं बड़ी बड़ी क्लिनिक पे जाकर। और अल्लाह ताला की 2 नेमतों में से मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ा आसान है, आपके घर में होंगी ये चीज़ें। एक तो आपने ब्राउन शुगर लेना है, 2 टेबल स्पून आप ब्राउन शुगर ले लें, जो बआसानी अवेलेबल है, पिसा हुआ। अच्छा, ब्राउन शुगर के साथ इस जी पिसा हुआ, इसके साथ आप ऐड करेंगे सी सोल्ट, यानी कि समंदरी नमक। बिल्कुल, ये आप लेंगे 1 टेबल स्पून। ओके। अच्छा, इसको अच्छी तरह जब आप मिक्स कर लेंगे, अब आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए। आपको चाहिए ब्राउन शुगर 2 टेबल स्पून और सोल्ट चाहिए, सी सोल्ट 1 टेबल स्पून। अच्छी तरह मिक्स करके आपके पास लेमन होना चाहिए, आधा 2 हिस्सों में बांट लें। इस तरह आधा आपने ये ले लिया है और ये आपने मिक्सचर बना लिया है। इसी को आप डिप करेंगे, इसी को डिप करके जहाँ जहाँ आपकी ब्लैकनेस है उसको आप हल्का सा स्क्रब करेंगे। नाइस। जहाँ जहाँ आपके ये ब्लैक, हाँ, लेकिन डेली बेसिस पर करते रहें। 1-2 महीने के बाद एक विजिबल चेंज नज़र आएगा आपको। थोड़ा सा ये टाइम लेते हैं आप इसको डेली बेसिस पर, लेकिन आसान, मेरे ख्याल में हार्डली 5 रुपए का काम है। रोज़ाना करें बजाय 1000 रुपया मुझे देने के लिए। नाइस। अच्छा जी, इसके लिए आप क्या करें, आप बआसानी अपने घर में बनाएं। कुछ चीज़ें आपको लेनी है और कुछ चीज़ें अल्लाह ने आपके घर में रखी हुई हैं। 25 ग्राम आपने सरसों का ऑयल लेना है। 25 ग्राम सरसों के ऑयल को फ्राई पैन पे डालकर और ½ टीस्पून नमक सेपरेट रख लें। जब ऑयल गर्म होने लग जाए तो चुटकी नमक की उसमें डालते रहें। ½ टीस्पून जब तक उसमें ख़त्म नहीं होता आप चुटकी डालते रहें। जब नमक का ½ टीस्पून डल जाए तो अब आप ऑयल जो चूल्हा जल रहा था बंद करके इसको ठंडा करके एक ड्रॉपर बना लें। ये उन सब लोगों के लिए जो साइनस के पेशेंट हैं, जिनको डॉक्टर्स कहते हैं कि ऑपरेशन करना मजबूरी बन जाएगा, आप उस मजबूरी से भी निकल जाएंगे अगर आप रोज़ाना रात को 1 ड्रॉप इसका अपने नाक में डालते रहें। आपकी ब्रीथिंग सही हो जाती है, आपकी जो नर्व्स बंद हो जाती हैं वो खुल जाती हैं। सेकेंडली, क्योंकि डस्ट और इन वजूहात की वजह से बहुत सारे लोगों को एलर्जीज़ होती हैं, तो डायग्नोज नहीं हो पाती हैं और बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता क्योंकि बहुत सारी चीज़ें खा रहे होते हैं। अल्लाह की नेमतें 5 आपको बता रहा हूँ, आपको जहाँ भी आप बिलोंग करते हैं आसानी से मिल जाएंगी। गुले बनफशा, गुले गाओ ज़बां, उनाब, सौंफ, गुलमंडी, इन 5 चीज़ों को पाउडर बनाकर बारीक करके आधी चमची सुबह शाम खाएं। अल्लाह ताला ने चाहा कि आपको किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होगी। वाह, नाइस। और ये आपने जो बताया सब, ये एलर्जिक जो पेशेंट हैं उनके लिए भी अच्छा है? सर, ये खाने वाला तो सब, जिनको भी एलर्जी है सब खा सकते हैं, बच्चे बड़े सब खा सकते हैं। इवन बलगम, खांसी, ज़ुकाम सब में काम आता है। और ये जो नोज़ बंद हो जाता है साइनस की वजह से, वो सरसों का तेल और जो मैंने सोल्ट की रेसिपी बताई है वो स्पेशली उसके लिए।
ऑल राइट, थैंक यू ईसा भाई, ये बहुत टोटका है। वी होप कि वहीद की इसमें हेल्प हुई होगी। अभी हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो एक दो सवाल हैं जो कॉलर्स के थे, उनकी जाने भी जाएंगे, और आप कॉल कीजिए, कुछ भी पूछना चाहते हैं पूछिए, और देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान। स्टे विद अस। अमरूद पे दोबारा वापस आते हैं। कुछ अमरूद ऐसे होते हैं जो अंदर से बहुत लाल होते हैं, सुना ये होता है कि ये खाना चाहिए जिसके बड़े फ़ायदे होते हैं, इसमें क्या खुसूसियत होती है, क्या क्या फ़ायदे होते हैं? मेरे ख्याल में अमरूद लाल हो वो भी बहुत अच्छा होता है, वाइट हो वो भी बहुत अच्छा होता है। और दूसरी बात है कि फ़ायदे दोनों के तकरीबन सेम है, ऐसा नहीं कि उसके बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा कोई अफजल से फ़ायदे हैं या इसके बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन नेचुरोपैथी में एक बात बता दूं, जो लाल रंग होता है वो आयरन को शो करता है। उसका आयरन जो है वो ज़्यादा होगा, फोलेट की मिकदार ज़्यादा होगी, तो वो जो है ना आपके यकीनन आपके चेहरे को सुर्ख करने में आपकी मदद करेगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि अमरूद से भी गले का इलाज हो सकता है। जिनको टॉन्सिल्स रहते हैं या जिनका गला बहुत ख़राब रहता है, तो कच्चा अमरूद बिल्कुल उसको जला देते हैं, जलाकर तवे पर जलाकर उसको बिल्कुल पाउडर बनाकर शहद में मिलाकर बच्चों को भी चटाया जाता है और बड़े भी इसको खाते हैं। तो इससे जो है पके हुए गले जो होते हैं वो भी सही हो जाते हैं। और ये और कौन कौन सी बीमारियां ऐसी हैं जिसमें अमरूद खाना फ़ायदेमंद होता है बिल्किस आपा? अमरूद हर बीमारी में खाना फ़ायदेमंद होता है, लेकिन इस पर नींबू छिड़क के नहीं खाया जाए क्योंकि इसमें विटामिन सी लाइम से भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो फिर इस मतलब कि और दूसरी बात है, अगर बहुत ज़्यादा खट्टा खाया जाए तो फिर बड़ों के जोड़ों में दर्द बैठ सकता है। तो इसलिए अब्बास ने जो पूछा था कि इस पे नींबू छिड़क के खाया जाए, ज़बान के जायके के लिए तो बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन बारिश अगर हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा हो तो वो नहीं हो, तो ना खाए तो बेहतर है। और बाकी आप कह रही किन बीमारियों के लिए अमरूद ओबेसिटी के लिए बहुत अच्छा है, फीमेल हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए बहुत अच्छा है, ख़वातीन के लिए बेहतरीन है अमरूद। अमरूद के पत्तों का कहवा या अमरूद का खाना हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए बहुत अच्छा है, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा है, आपके जितने भी फाजिल जहरीले मादे अगर आप जिस्म से निकालना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। ब्यूटी के लिए मैं आपको कहूँ एवोकाडो, अमरूद और लाइम, ये सब जो है एक ही लाइन में खड़े हैं। इतनी खुसूसियात आपने बताई हैं पत्तों की भी, इवन मुझे लगता है जो हमारे देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, जो खवातीन देख रही हैं वो अभी से घरों से निकली होंगी और अमरूद पत्तों से मैं ढूंढ रही हूँ। फौरन जी, हमें अमरूद चाहिए, साथ पत्ते भी चाहिए वैसे वाकई। अच्छा, एक कॉलर है हमारे साथ, बोल लेते हैं पहले। मैं जी एक कॉलर साबिर है हमारे साथ लाहौर से। साबिर, अस्सलाम वालेकुम, क्या पूछना चाहेंगे? मैं पूछना ये चाहता हूँ बाजी से, बाजी बिल्कुल अस्सलाम वालेकुम। जी सुन रही हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी बाजी, ये पूछना, आपका अच्छा प्रोग्राम है माशाल्लाह, आप अच्छी एडवाइस देती हैं, मगर मैं अरसा दराज से कोई फल लेता हूँ, मेरे दांतों में से ना ब्लीडिंग आनी शुरू हो जाती है। अच्छा, ओके, अच्छा, कौन से मतलब कि आपने अगर ये अमरूद लिए तो भी ब्लीडिंग आई है दांतों से? हाँ जी, कोई भी फल खाते हैं तो ब्लीडिंग अच्छा, होती है? आपको कोई भी खाऊं, जब अमरूद खाता हूँ ज्यादा अच्छा, ब्लीडिंग होती है। मैं इनसे अगर सवाल कर ये तो आपको अमरूद से जी जी बिल्कुल ईसा भाई, आप भी कर सकते हैं सवाल, फिर आप अमरूद से बिल्किस आपा बता सकती हैं, आप लीमू से। जी जी जी, नहीं पूछे जी जी, आप सवाल कर सकते हैं, साबिर हैं हमारे साथ लाइन पर। मेरा सिर्फ सवाल ये था कि फ्रूट के अलावा भी जब ये ब्रश करते हैं उस वक्त भी इनको ब्लड आता है? बहुत आता है, पूछना था। बहुत ज़्यादा आता है जी, ब्रश करते हुए भी ईसा भाई आता है ब्लड। तो बिल्किस आपा पहले आप बता दें तो फिर मैं भी बता दूं। बिल्किस आपा पहले आप बता दें।
ठीक है, मैं बता देती हूँ आपको। अगर आपकी गम्स ब्लीड करते हैं तो ये पायूरिया है और आस्ते आस्ते आपके दांत जो है अपनी जगह छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये आपने जो सवाल किया था, आपका सवाल गलत था कि जब भी मैं फल खाता हूँ मुझे ब्लीडिंग होती है। तो उससे ये होता है कि माइट भी आपको फ्रूट फोबिया हो या आपको फ्रूट एलर्जी हो, जिसकी वजह से ये आपको सिम्टम हो रहा हो। आपका ये सिम्टम इसलिए है कि आपके दांतों से आप कुछ भी खाते हैं ब्लीड आती है। इसके लिए बेहतरीन है सर्स बूटी। इससे ज़्यादा अच्छी बूटी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। सर्स बूटी को उबालें और उसके गरारे करें। दूसरा, अनार के जो फूल होते हैं, अनार के फूल को पीस लें। पीसने के बाद कीकर के कोयले में मिक्स कर लें और लाहौरी नमक मिक्स कर लें। तीनों चीज़ें हम वज़न ले लें, अनार के फूल, कीकर और जो है लाहौरी नमक, कीकर का कोयला, तीनों को पीस कर रख लें। पीसने के बाद आप इसको अपने गम्स पे लगाया करें। आहिस्ते आहिस्ते आपके गम्स ब्लीड करना मतलब कि इनसे गम्स से ब्लीडिंग नहीं होगी इंशाल्लाह। ओके जी ईसा भाई। मेरे ख्याल में बल्किस बाजी ने जो बताया है वो काफ़ी इनके लिए, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इनके ऊपर जो काम करेगा वो गुले अनार करेगा। सिर्फ अनार का फूल, उसमें कोई चीज़ ऐड ना भी करें, सिर्फ उसका पाउडर लें। लेकिन उनको कहें कि रात को लाजिम है सोने से पहले हल्का सा मसाज करें, जैसे फिंगर के साथ हम करते हैं, और 1 मिनट के लिए उसके बाद छोड़ के फिर उसको गागल करके निकाल दें। डेली बेसिस पे करें। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, ये पायरिया हो सकता है, लेकिन गुले अनार अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, एक और कॉलर है हमारे साथ, आमना है लाहौर से। आमना, अस्सलाम वालेकुम, क्या पूछना चाहेंगी? कैसे हैं आप भाई? जी ठीक ठाक। मुझे डॉक्टर ईसा से बात करनी है, काइंडली। जी कीजिए बात, वो सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ईसा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर ईसा, मैंने आपसे पूछना था कि ये जो फुल बैटरी होती है, इसका कोई ट्रीटमेंट है आपके पास? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह है। अल्लाह नहीं उतारता उस बीमारी को ज़मीन पर जिसका पहले इलाज ना हो। मैंने क्लिनिक पर कॉल की थी आपके, लेकिन वहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है ये तो। जी हाँ बेटा, ये है, ये बिल्कुल सच्ची बात है। अच्छा देखिए, मैं आपको बता देता हूँ उसकी वजह क्या है। हम फुलबेरी का बरस का जो इलाज करते थे, आज से कुछ साल पहले की बात है, 4-4 साल लगते थे। अब जो ये मेडिसिन मैंने बनाई है, अल्हम्दुलिल्लाह लोग 4 महीने से लेकर साल के अंदर कवर हो जाते हैं। ये हर्ब्स बाहर से आती हैं, पाकिस्तान से नहीं है, लेकिन लाइलाज बीमारी कोई नहीं है। अगर महंगी पड़ती है तो आज 92 की तवज्जो से 50% ऑफ है। वो दवाई 6,000 रुपये की है, लेकिन आज 3,000 की है। कल संडे के दिन भी 3,000 की है, तो 2 दिन 50% ऑफ है। खूब लूटे ग्रीन रूट को आज। अरे वाह, अरे वाह। जो कमाता हूँ आपको रिटर्न कर देता हूँ। अरे वाह, वेरी नाइस ईसा भाई, थैंक यू। आमना आमना आपको मुबारक हो ये 50% ऑफ। लेकिन आप इनको कुछ बताना चाहेंगे ईसा भाई, सिर्फ वो दवाई या कोई और एहतियात भी हैं? नहीं सर, मसला ये है कि इसमें विटामिन सी, जिनको भी बरस है, वटेली को कहते हैं, या फुलबेरी है, इनको विटामिन सी नहीं लेना चाहिए। लाइक लेमन नहीं खाना है इनको दही नहीं लेना चाहिए, इनको चटनी खट्टी चीज़ें नहीं। टमाटे में भी होती है, लेकिन क्योंकि कॉमन सबके लिए खाना बनता है, तो जिन चीज़ों से बचा जा सकता है वो नहीं करें। टमाटो अगर सालन में डल रहा है तो ज़रूर खाएं, लेकिन इंडिविजुअल है तो उसको भी अवॉइड करें। अल्लाह ताला ये विटामिन सी क्योंकि इसको बढ़ाने में मदद करता है, वो छोड़ दें। बाकी इसका इलाज है, नुस्खे बहुत हैं, लेकिन सालों लगते हैं, लोग तंग आ जाते हैं, तो बेहतर है उसका इलाज करें। बिल्कुल सही। अच्छा ईसा भाई, ये क्योंकि लीमू के बारे में कहा जाता है कि स्किन पर अगर आपके दाग हैं, धब्बे हैं, या बहुत ही कॉमन इशू है, पिगमेंटेशन हो जाती है, क्या उस सूरत में भी लीमू को इस्तेमाल किया जा सकता है रॉ फॉर्म में, या फिर किसी चीज़ में ऐड करके इस्तेमाल करना चाहिए? बेसिकली इसमें क्योंकि विटामिन सी के अलावा विटामिन बी भी है और विटामिन ए भी पाया जाता है, मिनरल भी पाए जाते हैं, तो ये थोड़ा ब्लीच का काम तो करता है, आपकी मिट्टी को तो उतारता है। लेकिन ये किसी भी हाल में जो पिगमेंटेशन है, जिसको हम झाइयाँ कहते हैं, उस पर काम नहीं करेगा। और झाइयों को लिए हमारी बहनें बड़ी परेशान रहती हैं। मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा तजुर्बा है, मैंने सालों साल 10-10 साल देखा है, लोग इलाज करा के थक जाते हैं। 5 चीज़ें जहन में रखें, अल्लाह ताला की बड़ी नेमतें हैं। इसमें से ज़ाफ़रान उठाइए, बादाम उठाइए, निशास्ता उठाइए,
और बाल जड़ उठाइए और ऑरेंज पील उठाइए। 5 चीज़ें आप हम वज़न लेकर पाउडर कर लें। ये बेहतरीन झाइयों के लिए शहद में मिक्स करके पेस्ट लगाना पड़ता है। लेमन के और बड़े फ़ायदे हैं। हाँ, अगर आप स्किन पे आजकल जैसे ऑयली स्किन बहुत ज़्यादा है, ये जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ेंगी तो लोगों का, ख़वातीन का वो मुंह से पानी नहीं रुकता और बड़ी परेशान होती है, किचन में हर वक्त हाथ यूँ फेर रही हैं और स्किन डैमेज होती है। तो मैं एक रेसिपी उन बहनों के लिए और भाइयों के लिए बता देता हूँ। मैं भी जनाब किचन में रहता हूँ, रमज़ान में पकौड़े बनाता हूँ वाइफ के लिए, तो मुझे एक्सपीरियंस है थोड़ा सा। अरे भाई साहब, अच्छा जी, आप तो हम ले रहे हैं जी लेमन का पाउडर। यानी कि आप ये लेमन जो है पूरा का पूरा इसको ड्राई होने दीजिएगा। जब सूख जाए तो इसका कंप्लीट बीजों समेत पाउडर बना लें। इसको कहते हैं लेमन पील पाउडर। ये हम लेंगे 2 टेबल स्पून। ओके। निबोली यानी कि नीम का जो फल है उसके लेंगे हम 2 टेबल स्पून। ओके। फिर इसमें हम डालेंगे सेब का सिरका 2 टेबल स्पून। ओके। अच्छा, एंड में हम इसमें डालेंगे 2 चीज़ों में से एक चीज़ डाल सकते हैं, या शिया बटर या जो आम बटर होता है, या जो लोग गांव देहात में रहते हैं उनके पास मक्खन होता है वो डाल सकते हैं। इसको डालने के बाद इसको अच्छी तरह पेस्ट बनाएं। मैं ये गारंटी से कह रहा हूँ, ये चीज़ें जो मैंने बताई अब आपको, आप इस स्किन को लगाएं। अगर आपने सुबह लगा दिया, शाम तक आपकी स्किन ख़राब नहीं होगी, पानी नहीं आएगा आपकी स्किन के ऊपर। ये जो मट्टी चपक जाती है पानी की वजह से, फ्रेश आप ज़्यादा लगेंगे, स्किन ग्लो ज़्यादा करेगी। तो अब मुझे बताएंगे 3000 जाकर ब्यूटी पार्लर में खर्च करने से ये 20 रुपये में कौन सा महंगा है भाई। कर लें, खुदा को माने कुछ मेहनत करें घर पर। बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही। अच्छा, एक कॉलर है हमारे साथ और कौन है हमारे साथ? अभी है कॉलर, इकबाल साहब हैं जी हमारे साथ। इकबाल साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या पूछना चाहेंगे? वालेकुम सलाम सर जी, क्या पूछना चाहेंगे आप? मैं ईसा साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं जो रात को सोती है उसको दोनों नाक बंद हो जाते हैं उसके। ओके। सांस नहीं आता, मुंह से सांस उसको आता है। ओके। ईसा भाई कुछ पूछना चाहेंगे? ठीक है, नहीं उनको बोलने दें जो पूछना चाह रहे हैं। जी जी बोले भाई। ठीक हो, ठीक। बच्ची की उम्र कितनी है? वाइफ है मेरी, वो तकरीबन 25 साल है। अच्छा, ठीक है, ठीक। अच्छा देखें, मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ, इसको आप कम से कम 10 दिन करके देख लीजिएगा। उसके बाद इस रेसिपी का मिरेकल देख लीजिएगा। आप देसी घी कहीं से पकड़ लें। देसी घी यानी कि कुछ बहनें हमारी दूध की मलाई से निकालती हैं, मक्खन में उसको देसी घी नहीं मानता। देसी घी वो हमारे मटके में जो देहातों में बनता था, लेकिन हर जगह मिल जाता है बआसानी से आज भी। देसी घी अपने घर में रख लें। उस बच्ची को या किसी को भी है जो भी देख रहे हैं मुझे, ये जो नाफ है हमारी, इसके अंदर रात को हल्का सा देसी घी लगाकर सो जाएं। और साथ में जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले रेसिपी बताई थी, जिसमें मैंने अर्ज़ किया था कि 25 ग्राम खालिस सरसों का तेल फ्राई पैन में डालें, गर्म होने के लिए आधी चमची नमक सेपरेट निकाल के रख दें, उसमें से थोड़ी थोड़ी चुटकी डालते जाएं। जब उसमें आधी चमची नमक डल जाए, चूल्हा बंद कर लें, तेल को ठंडा होने दें। एक छोटा सा आप जो ड्रॉपर बना के उनको दे दें कि रात को एक एक ड्रॉप इसमें डालें। अल्लाह ताला ने चाहा 10 दिन के अंदर आप एक विजिबल चेंज देखेंगे। ये नाक बंद होना बंद हो जाएगी, ब्रीथिंग में मसला नहीं होगा। और दूसरी चीज़ जो एलर्जी के लिए अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ये बड़ी अहम चीज़ है। लोग इसमें पता नहीं कितनी मेडिसिन खा रहे होते हैं। पहले चीज़ ज़हन में रखें, एलर्जी है क्या, एलर्जी को समझना पड़ेगा। मैं अपनी क्लिनिक में कोई परहेज़ नहीं कराता एलर्जी वाले को। बेसिकली अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर
पैदाइशी तौर पर एक आदमी बिठाया हुआ है, उस बंदे का नाम एलर्जी है। वो किसी न किसी वजह से जाग गया है, जिस चीज से वो ट्रिगर कर गया एक दफा, यानी कि किसी को अंडा खाने से हो गया, किसी को डस्ट से हो गया, फिर हम डॉक्टर नाम दे देते हैं, ये डस्ट एलर्जी कहलाएगी, ये अंडे की कहलाएगी, ये वीट एलर्जी कहलाएगी। बेसिकली वो आदमी एक ही है जिससे चिढ़ता है, उसका हम नाम दे देते हैं। तो खाने के मामलात में पेशेंट को खुद डॉक्टर बनना चाहिए कि कौन सी चीज उसे एलर्जी को ट्रिगर करती है, उसको रोक दे। और उसके अलावा जो हमने रेसिपी बताई थी वो आप जरूर करें। बिल्कुल सही सही, बहुत अच्छी रेसिपीज और खासतौर पर बड़ी फायदेमंद जो आम चीजें आप इस्तेमाल करते हैं। कॉलर भी हैं, उज़मा है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम उज़मा, क्या पूछना चाहेंगी? जी, मुझे डॉक्टर बल्कीस या ईसा साहब से बात करनी है, उनसे प्लीज। अच्छा बिल्कीस, मेरा बेटा है 10 साल का, आपको तो वो उसकी ना नज़ला जो है वो पूरी तरह से उसकी चेस्ट इन्फेक्शन है और उसके गले में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है और उसका नज़ला नहीं रुकता ना। अच्छा कितने साल का है? कितने साल का है? हाँ जी उज़मा, आपका बेटा कितने साल का है? अच्छा, 10 साल का है वो। 10 साल का है। 10 साल का बिल्की साहब, 10 साल का। अच्छा ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ हमने करना क्या। मैंने नीचे रख दिया था, मैं बताती हूँ आपको। हमने करना क्या है, अमरूद लेना है। एक अमरूद को आपने लिया। अच्छा, अमरूद लेने के बाद उसको देखें, ये उसको जो घर में हम वो बनाते हैं ना, तवा जिस पे हम रोटियां बनाते हैं, उस पे आपने उस अमरूद को छोटे छोटे टुकड़े करके जला देना है। जैसे बिल्कुल उसको स्याह ऐसा काला कर देना है। करने के बाद आपने क्या करना है, ये वाला जब आप कर लें, उसके बाद आप इसमें लाहौरी नमक को छिड़क के पूरे में छिड़क दें और इसको मिक्स कर लें। और इसको फिर आप थोड़ा सा पानी खौलाकर 1 चम्मच ये डालकर अपने बच्चे को पिलाएं। आप यकीन करें 3 दिन में उसका जो गले का जो ये सारा रेशा वगैरह है उसमें बहुत आराम आता है। बहुत ही कच्चा अमरूद लेना है, बिल्कुल कच्चा अमरूद लेके छोटा छोटा टुकड़ा करके उसको तवे पे बिल्कुल जला दें। जला दिया आपने, जलाने के बाद आपने क्या किया, उस पाउडर को आपने अलग रख लिया, उस पर नमक छिड़क लिया आपने। कौन सा नमक? लाहौरी नमक। लाहौरी नमक। फिर आपने आधा कप पानी को गर्म किया, आधा कप गर्म पानी में ये 1 चम्मच डाल के इसको मिक्स करके उसको चाय की तरह पिलाएं। अल्लाह के हुक्म से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और बच्चों के लिए एक चीज़ बना के रख लें, सरसों के तेल में अजवाइन और लहसुन जला लें और इससे उनके पाँव के नीचे, सीने पे, पीठ पे रात को मसाज करके सुलाया करें और प्याज की स्टीम ज़रूर दें। सही। प्याज से होम्योपैथिक में नज़ला ज़ुकाम और छींकों की दवा भी है, एलियम सी के नाम। जी आप कुछ कह रहे हैं? बिल्कुल सही, ठीक है। ये लाहौरी नमक का मैंने पूछना था, ये कौन सा नमक है? ये सिर्फ लाहौर से मिलता है? लाहौरी नमक नहीं, उसको नाम दे दिया है लाहौरी नमक है, लेकिन है मतलब कि ढल्ले रॉक सॉल्ट जिसे कहते हैं वही है। ओके, आम वाला नमक ही है। ओके, लाहौरी नमक लेना है जी। ओके जी, हाँ जी, ऑल राइट। ये देखिए, हमने जो घर में हम नमक इस्तेमाल करते हैं वो आयोडाइज नमक होता है, वो नहीं लेना हमें। समंदरी नमक नहीं लेना। ठीक है। इसमें हमें लेना ही वो नमक जो ढले वाली नमक होती है, लाहौरी नमक कहलाती है, वो लेना है। बिल्कुल सही। और ईसा भाई, लाहौर कब आ रहे हैं आप, ये बता दें। लाहौरी नमक से याद आ गया आपको भाईजान, ये लाहौर वालों के लिए आपने मुझे 2-3 दफ़ा बोला है, लेकिन चलें आज ये भी उनसे शेयर कर लेते हैं। इस महीने की जो आखिरी तारीखें 29 और 30 और शायद एक दिन और ज़्यादा बढ़ा दूं, इस महीने के एंड में 3 दिन आ रहा हूँ लाहौर और पीसी में मुलाकात होगी इंशाल्लाह पेशेंट से। नंबर ज़रूर वो अपने लिए अगर कोई आना चाह रहा हो तो क्लिनिक से ले लें। नंबर लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं एक दफ़ा गया था, 600-700 लोग थे, मैं मैनेज नहीं कर पाया था। तो बेहतर है कि नंबर अपना पहले लेकर क्लिनिक से फिर आएँ। ठीक है। अच्छा, इस महीने के एंड में मुलाकात होगी आपसे। लास्ट डेट साहब बता रहे हैं 29-30 मंडे ट्यूसडे बन रहा है, लास्ट वीक इस मंथ का, राइट? हाँ जी, इसी महीने के जो आखिरी 3 दिन है वो मैं लाहौर में। ओके ठीक है। तो आज बहुत सखी हुए में आप, ईसा भाई कुछ और भी मांग सकते हैं आपसे?
सर मांगिए, आप मांगिए। अरे मांगने वाला कब खाली जाता है ईसा के हाथ। ईसा भाई थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह जिस तरह आपका फीडबैक आता है, लोग जितना आपसे प्यार करते हैं उससे बढ़कर आप लोगों से प्यार करते हैं। तो ईसा भाई आपका, बिल्किस आपा आपका बहुत 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 थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी हम अपने नाज़रीन से लेंगे इजाज़त। जी हाँ, इस उम्मीद के साथ कि सुबह सवेरे पाकिस्तान का आज जो इख्तितामी शो था, यानी इस वीक का इख्तितामी शो आपको बहुत पसंद आया होगा। फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।